तो आप भी जानना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, साथ ही इसका नोट्स भी मिल जाएगा और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग समझ भी जाएंगे। हम लोग जो है एनिमल फिजियोलॉजी का सीरीज वाइज वीडियो देख रहे हैं, जिसमें यह पार्ट 9 है, जिसमें हम लोग मेनली जो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो यदि आप भी अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन पे जो है इसका नोट्स का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके फिर अच्छे से समझ करके नोट्स बना लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि डाइजेशन कहते किसे हैं। तो डाइजेशन का मतलब ये है कि कोई बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना। यानी कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड लेते हैं, हम लोग जो खाना लेते हैं, चाहे वह चावल हो, दाल हो या कोई ऑयली पदार्थ लेते हैं, ठीक है। तो ऑयली पदार्थ में लिपिड होता है, आप लोग जानते हैं, या फैट। और जो है जो भी हम लोग ग्रेन लेते हैं, अनाज लेते हैं, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और आलू वगैरह से भी, और आलू और शकरकंद, इससे भी कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं। और जो दलहन है, जो दाल है, उसमें प्रोटीन होता है। तो इनको जो है हमारे बॉडी में जरूरत होता है, लेकिन हम इसका जो है डायरेक्ट उपयोग यूज नहीं कर सकते। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, और तभी हम लोग जो है उसका यूज अपने बॉडी में कर सकते हैं, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो फूड के रूप में मेनली हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं, फैट या लिपिड लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग एनर्जी प्राप्ति करने के माध्यम से लेते हैं। प्रोटीन को हम लोग शरीर की मरम्मत और विकास के लिए, नए सेल्स फॉर्मेशन के लिए जनरली उपयोग होता है, और बहुत सारे एंजाइम बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। लिपिड भी एनर्जी प्रोडक्शन में मेनली लिया जाता है, ठीक है। खैर, इसको हम लोग डिटेल से किसी अन्य वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं डाइजेशन क्या है, थोड़ा सा, है ना। हालांकि जान चुके हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फूड पार्टिकल को हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल में एंजाइम्स के माध्यम से तोड़ा जाता है, ताकि उसका उपयोग जो है हमारा बॉडी का जो सेल है वह कर सके और उसको जो है अवशोषण करके उपयोग कर सके। तो हम लोग इसके लिए आप लोगों की सुविधा के लिए लिख सकते हैं कि डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन इज द प्रोसेस, इज अ प्रोसेस लिख सकते हैं, द को काट दे रहा हूं, सॉरी। इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, substances into simple absorbable फॉर्म्स। देखिए, ये जो भी कंटेंट है आपको टोटोरा, गेनोंग्स जैसे ऑथेंटिक बुक से यह कंटेंट लिया गया है, ठीक है। यहाँ आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। हमारा प्रयास है कि बच्चों को एक अच्छा नॉलेज भी मिले, अच्छा नोट्स भी मिले। अक्सर समस्या ये होता है कि हमको वीडियो तो मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को नोट्स बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए जो है आप लोग की सुविधा के लिए नोट्स भी यहाँ डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड किया गया है। इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स हो गया है, ठीक है। बाय, इसके द्वारा, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एन छूट गया है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
जो कॉम्प्लेक्स फूड हैं, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, मान लो ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, देखो ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फूड हैं, इधर भी देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। अभी ये कैसी संरचना हो गया, यह संरचना हो गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें केमिकल कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। उस एंजाइम की सहायता से इस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर देते हैं, सिंपल फूड में इस तरह से तोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल, ये सिंपल, ताकि इसका उपयोग जो है हम आसानी से कर सकते हैं अपने सेल के लिए, सेल करते हैं आसानी से और हमको एनर्जी और जो भी फंक्शन करना होता है वो फंक्शन हो पाता है। तो डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम्स या मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल जैसे हमारा दांत हो गया, हमारा जो आहार नाल है जो फूड को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो ये कैसे सपोर्ट करते हैं, दांत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं, तो मैकेनिकली सपोर्ट, और बायोकेमिकल मतलब एंजाइम द्वारा, एंजाइम क्या है, एक प्रकार का केमिकल है, तो उनकी सहायता से कॉम्प्लेक्स मोलिकुल को सिंपल मोलिकुल्स में तोड़ा जाता है ताकि उसका अवशोषण हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो होप यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब जो है, जो मेन टॉपिक है हमारा, उसको जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में। यहाँ देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि फूड के रूप में हम लोग सुक्रोज लेते हैं, लैक्टोज लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, तो उनको जो है डाइजेस्टिव एंजाइम, इन सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, उन सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज फॉर्म में करते हैं, इसी फॉर्म में जो है हम उपयोग कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। और प्रोटीन है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है और कुछ जो है ग्लिसरॉल में, लेकिन हम लोग एमिनो एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, मेनली। उसके बाद देखिए, फैट है, लिपिड है, सॉरी प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में टूटता है, ग्लिसरॉल में नहीं टूटता है ना। जो फैट है, लिपिड है, वह फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है, इसका भी उपयोग हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में जान रहे हैं, जिसमें देखिए हम लोग जो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज एक प्रकार का क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, जो इसका सोर्स का है सुगर केन्स, गन्ने से मिलता है हम लोग को सुक्रोज। जब गन्ना खाते हैं या शक्कर खाते हैं तो सुक्रोज मिलता है। लैक्टोज जो भी एक प्रकार का डाइसेकेराइड है, मतलब मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड बनता है, जो हमको मिल्क से मिलता है, लैक्टोज। यह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट ऑल नॉन एनिमल्स प्रोडक्ट, जिसको जो है एनिमल्स नहीं बना सकता, जिसको प्लांट बनाते हैं, जैसे पोटैटो हो गए, जो ग्रेन्स हो गए, ग्रेन्स के अंतर्गत राइस हो गए। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा, राइस, RICE, राइस, व्हीट, गेहूं। ठीक है, इनसे हमको मिलता है जो भी अनाज है, और बहुत सारे अनाज। ठीक है, उनसे हमको क्या मिल जाता है, स्टार्च मिल जाता है। और इस प्रकार इनको जो है हम फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है हम लोग शुरू करते हैं माउथ से ही। आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम लोग जो है माउथ में किस प्रकार के डाइजेशन होगा, उसके बाद ओइसोफेगस में कितना डाइजेशन होगा, स्टमक में कितना डाइजेशन होगा, इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होगा, सारे प्रोसेस को जानेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, अच्छे से आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोग के लिए बहुत सुविधा होगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगने लगेगा, है ना, और ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माउथ, माउथ में जैसे हम लोग ले लिए सुक्रोज, ले लिए लैक्टोज या स्टार्च, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उसमें से लगभग 30% का डाइजेशन जो है माउथ में हो जाता है। ठीक है, तो माउथ में देखो क्या होता है कि इसमें जो है पीएच मान 6.8 होता है। इसको भी आप लोग को याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि माउथ में पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। तो देखो, जब फूड है जो लिए हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, वह जब सलाइवा
स्लेवा कहाँ से निकलता है? स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, जो स्लेवरी ग्लैंड्स है, हम लोगों ने अलग से स्लेवरी ग्लैंड्स को कवर किया हुआ है, आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ये सब क्या है? ये सब स्लेवरी ग्लैंड्स हैं। तो वहां से स्लेवा निकलता है, जो लार है जी, लार समझ रहे हो ना, लार वही है लार। ठीक है, तो फूड और लार, कुछ उसको इंग्लिश में बोल देते हैं स्लेवा, नहीं तो लार ही। ठीक है, तो फूड और लार जब मिल जाता है तब उसको बोलते हैं बोलस। अब फूड किस में, किस कंडीशन में चेंज हो गया है? बोलस कंडीशन में। जब स्लेवा के साथ लार के साथ मिल जाता है तब लसलसा हो जाता है ना, खाते हो तो जानते हो, फूड को चबा चबा करके लसलसा हो जाता है, वही है बोलस। ठीक है, तो देखो ये जो स्लेवा है, इसमें क्या है? जैसे एक चीज और आप लोग को जानकारी के लिए कि माउथ और स्टमक में जो है सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, इस सुक्रोज और लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होता है। उसको हम लोग ले लिए हैं फिर भी डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं सुक्रोज और लैक्टोज को डाइजेशन करने के लिए। सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ पार्ट में, स्टमक पार्ट में। ठीक है, तो बाकी देखेंगे स्टार्च और सॉरी सुक्रोज और लैक्टोज का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, कैसे उसको आपको आगे मिल जाएगा। आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए इसमें होता है, इस स्लेवा में होता है, क्या होता है जी? टाइलिन, या जिसको अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो स्टार्च है, देखो यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो इसको ये टाइलिन एंजाइम जो है उसके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं दो चीजों को दिखाना चाहता हूं। तो ये देखो इस प्रकार से मिले हुए हैं, दो दो करके बहुत सारा यहाँ पर गुच्छा बना लिए हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये जो बॉन्ड है ये इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, जो भी एंजाइम्स हैं इन्हीं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्या करते हैं, इन्हीं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ब्रेक मतलब इसको तोड़ते हैं। अब इसको तोड़ देंगे तो ये अलग हो जाएगा, इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से स्टार्च जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे में, ठीक है, तो इन्हीं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देते हैं कौन? टाइलिन और अल्फा एमाइलेज एंजाइम, जिसके कारण यह जो स्टार्च है यह टूट जाता है बच्चों। किसमें बोलो, देख रहे हो ना वीडियो? माल्टोज, माल्टोज में टूट जाता है। माल्टोज जो है दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है और जो है 3 से लेकर 9 पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज बन जाता है। इसको हम लोग जो है अल्फा डेक्स्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं, अल्फा डेक्स्ट्रिन। अल्फा डेक्स्ट्रिन क्या है? जिसमें 3 से लेकर के से 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इतना ही डाइजेशन होता है माउथ में, क्योंकि माउथ में एक ही प्रकार के एंजाइम है अल्फा एमाइलेज, जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, लैक्टोज और सुक्रोज का डाइजेशन नहीं करता है। तो फाइनली हम लोग स्टार्च को तोड़ चुके हैं माल्टोज में, और अल्फा डेक्स्ट्रिन बोल सकते हैं 3 से 9 पॉलीमर्स ग्लूकोज को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माउथ से फूड कहाँ जाएगा? आप बोलो, माउथ से कहाँ जाएगा जी? माउथ से फूड अब जाएगा फेरिंग से होते हुए ओइसोफेगस में। तो चलिए हम लोग ले चलता हूं मैं आपको वहां पर। ठीक है, देखिए ये आ चुके हैं हम लोग जो है इन ओइसोफेगस में, फेरिंग से होते हुए। तो फेरिंग्स में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है और ओइसोफेगस में भी क्या स्टार्च का या सुक्रोज का, लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होता है बच्चों। ठीक है जी, यहाँ पर डाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन यह जो बोलस फॉर्म में आ रहा है फूड, जो स्लाइवा के साथ, लार के साथ मिला हुआ है, तो देखो अस अ ब्रिज टू बोलस फॉर्म अ फूड रीच टू स्टमक बाय पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। अब यह जो बोलस फूड है, देखो ये क्या है, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से संरचना बन जाएगा ना जी। यहाँ इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से संरचना बन जाएगा। तो ये माउथ है, माउथ में, ये माउथ कैविटी में बोलस बन गया है फूड। ये क्या बन गया है? बोलस बन गया है। ठीक है, देखिए ये क्या बन गया है? बोलस। अब बोलस जो है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, मतलब क्या? इस तरह से लहरदार मूवमेंट। ठीक है, देखियो इस तरह से लहरदार मूवमेंट। ठीक है, और एक बार कर दे रहा हूं, देखो इस तरह से लहरदार मूवमेंट। ठीक है,
तो उस लहरदार मूवमेंट द्वारा यह जो भोजन है अब आ जाता है स्टमक में। ठीक है, यहाँ जो है जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है, यहाँ की पाए जाने वाला जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो उनको पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब फूड जो है मस्त लचकते हुए आ जाता है किसमें, देखो इस तरह से लचकते हुए आ जाता है, कहां पर, स्टमक में आ जाता है। अब देखते हैं स्टमक में क्या कहानी होता है। देखिए यहाँ पर है स्टमक में आ चुके हैं। ठीक है जी, अब देखो स्टमक में आने के बाद स्टमक में पीएच मान जो है 1.6 से 3 पीएच होता है, क्योंकि यहाँ HCl सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो देखो यह जो बोलस फूड है स्टमक में आया है, यह HCl के साथ मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है बच्चों, आप लोग मजा लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, है ना। तो देखो बोलस और HCl दोनों मिल गए, दोनों दोस्ती कर लिए, तो यह क्या, यहाँ टैलिन एंजाइम कुछ हद तक जो है, टैलिन एंजाइम कुछ हद तक काम भी नहीं करता है, कुछ हद तक भी काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ जो है HCl इसका पीएच मान अलग है, जबकि माउथ में पीएच मान कितना था, 6.8 था। तो वहां पर जो है एंजाइम काम कर पा रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम एक निश्चित पीएच मान पर ही काम करते हैं। यहाँ पर पीएच मान 6.8 था माउथ में, और यहाँ पर 1.6 से 3 पीएच मान है। जो टाइलिन एंजाइम है, जो स्लाइवा जो लार से निकला है, लार के साथ था, वह एंजाइम यहाँ पर काम नहीं करते हैं। टाइलिन एंजाइम इनएक्टिव ड्यू टू पीएच चेंज। पीएच चेंज हो गया है बच्चों, देखो गौर से, यहाँ पर पीएच स्टमक में कितना है, 1.6 से 3। हर जगह चाहे लिपिड हो चाहे प्रोटीन डाइजेशन हो, सब जगह पीएच मान इतना ही होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद करना है अच्छे से। अब देखो दोनों का दोस्ती हो गया, बोलस प्लस HCl, तब किस में कन्वर्ट हो गया, यह कन्वर्ट हो गए काइम में कन्वर्ट हो गए। अब देखो स्टमक मूवमेंट हो गया, स्टमक में मूवमेंट आगे और जाएगा फूड। ठीक है, स्टमक का भी 4 पार्ट होता है, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन से होते हुए यह डोडेनम में जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, चर्न हो जाता है फूड HCl के प्रभाव से। ठीक है, फूड चर्न्ड, और जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइम फॉर्मेशन, काइम में बदल जाता है। देखो ये जब बोलस और HCl मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये किस में बदल गए, काइम में बदल गए। लेकिन लार और फूड मिलेंगे तो बोलस बनेंगे, और बोलस और HCl मिलेंगे तो काइम बनेंगी। ठीक है, अब यह बेचारा कहाँ जाएगा फूड, देखो यहाँ पर ये जब फूड फिक्स है, ठीक है, तब जो है यहाँ चर्निंग मूवमेंट होता है, मतलब इस तरह से फूड राउंड राउंड। ठीक है, यहाँ आएगा, फिर बचता है कि नहीं, पुट पाट पट पट पाट पुट पाट करके ऐसे बचता है कि नहीं, भोजन बचता है, तो वहां चर्निंग मूवमेंट हो रहा होता है, इसीलिए ऐसे बचता है, पट पट पुट पुट करता रहता है। सुन के देखना किसी दूसरे के पेट को कान लगा करके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। फील विथ फूड, जब फूड फील होता है तो वहां चर्निंग मूवमेंट होता है, जिससे काइम में बदल जाता है, मिलता है ना वहां पर, तभी तो बचता है, पुट 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 पट 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 करके, पुट पाट करके। सुन के देखना तो आपको सुनाई देगा, कान लगाना दूसरे के स्टमक में, पेट के पास, है ना, आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा, है ना। एम्प्टी स्टमक, जब खाली स्टमक रहेगा, चर्निंग होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, यहाँ यदि मूवमेंट होगा, कुछ भी यहाँ नहीं खाए हैं, भूखे हैं, तब क्या होगा, हमको भूख लगता है, फीलिंग हंग्री। चर्निंग मूवमेंट यदि हो जाएगा और खाना नहीं खाए तो हमको भूख लगने लगता है। पेट में चूहे कूद रहे हैं बोलते हो ना, खलबली मचा रहे हैं, तो ये चर्निंग मूवमेंट के कारण ही खलबली मचा रहे होते हैं, वैसे बोलते हैं इसलिए, तो उस समय हमको भूख लगता है। ठीक है, अब यह फूड कहाँ जाएगा, डाउडेनम में, जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां जाएगा। ठीक है, देखिए अब फूड आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब डाउडेनम वाले पार्ट में। यह कौन सा पार्ट है, देखो डाउडेनम, शुरू पार्ट क्या है, डाउडेनम, डाउडेनम। अब फूड जो है माउथ से, ओइसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए डाउडेनम में आ गया है। यहां देखो इस डाउडेनम में जो है, इधर क्या होता है, डाउडेनम से ऊपर में क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, पेनक्रियाज होता है कि नहीं, पेनक्रियाज। तो इस पेनक्रियाज से यहाँ पर क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये पेनक्रियाटिक जूस जो है ये डाउडेनम में आता है, और यहाँ पर जो लीवर है, ठीक है,
ये क्या है, लीवर। ठीक है, लीवर से भी क्या बनता है, बाइल जूस बनता है, जो बाइल जूस, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बाइल जूस। बाइल जूस, यह बाइल जूस जो है गाल ब्लेडर में स्टोरेज होता है, और गाल ब्लेडर से होते हुए ये कहाँ आता है, ये भी इस डाउडेनम वाले रीजन में फाइनली आ जाते हैं। ठीक है, यह पेनक्रियाज जो एम्पुला ऑफ वेटर ये रीजन होता है यहाँ पेनक्रियाज के पास, जिसको एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। यहाँ पर जो है जो बाइल, अब ये बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है जी, यह बाइल जूस स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। ठीक है, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। फिर वहां से एक डक्ट होता है, वही डक्ट जो है, यही डक्ट जो है एम्पुला ऑफ वेटर में खुलता है। ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर, जो पेनक्रियाज का भी पेनक्रियाटिक जूस यहाँ मिलेगा और बाइल जूस भी यहाँ आएगा। तो बाइल जूस जो है बनता लीवर में है, लेकिन स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। अब दोनों इस डाउडेनम में आ गए। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस भी और बाइल जूस भी। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। देखो यहाँ पर तो डायग्राम बना ही हुआ है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा था इधर आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर फूड आ गए हैं, ये डाउडेनम नहीं है जी, मैं सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया हूं, ये ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस। ठीक है, देखो यदि हम इसको डाउडेनम मान रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में ये यहाँ पर खुलेंगे, वरना ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले से डायग्राम बना हुआ है, देखो है ना। अब आप लोग हंसोगे, सर भी गलती कर देते हैं बोल के। देखो यहाँ से ये देखो एम्पुला ऑफ वेटर यहाँ है, ये जो है ऊपर वाला ओइसोफेगस पार्ट है ना। तो यहाँ समझिए इस कॉन्सेप्ट को, जो गलती हो गया था। तो देखो ये लीवर है, हालांकि कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन डायग्राम के अनुसार से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो देखो ये लीवर है, लीवर में क्या बना है, बाइल जूस बना है। यह बाइल जूस, ये एम्पुला ऑफ वेटर है, ये क्या है, एम्पुला ऑफ वेटर, यहाँ खुलता है। और पेनक्रियाटिक जूस भी इससे होते हुए ये फाइनली ये डाउडेनम वाला पार्ट, ये देखो ये डाउडेनम वाले पार्ट में आ जाते हैं। फिर जेजुनम, फिर इलियम। ये डाउडेनम, जेजुनम और इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डीजेआई से याद कर सकते हैं, डीजेआई मतलब डी फॉर डाउडेनम, जे फॉर जेजुनम, आई फॉर इलियम। तो इसमें आते हैं फूड, और यहाँ पर जो है बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, उस इंटेस्टाइनल जूस से ही पाचन होता है। ठीक है, अब देखो पीएच मान जो था हम लोग का 1.6, कहां पर 1.6 से लेकर के 1.6 से लेकर के 3 पॉइंट जो स्टमक में था, अब वह डाउडेनम से चेंज हो जाएगा किसमें, 7 पीएच मान में, उसका 7 हो जाएगा। 7 से 8.6 में उसका पीएच मान चेंज होगा। पीएच क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इस लीवर से जो बाइल डक्ट आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, और पेनक्रियाटिक जूस, ये बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए पीएच मान बढ़ करके 8.6 तक आ जाता है। ठीक है, अब जो है पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले पेनक्रियाटिक एमाइलेज काम करेगा, और इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो भी एंजाइम्स हैं वो काम करेंगे। ठीक है, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, डाउडेनम में लगभग 1.6 से 3 पीएच मान होता है। तो देखो फिर चेंज हो जाता है, यह जेजुनम तक आते आते 7 पीएच, इलियम तक 8.6 हो जाता है, और इसी इलियम रीजन में जो है पूरी तरह से डाइजेशन होता है, फूड का तहस नहस पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, देखो मैक्सिमम डाइजेशन इन इलियम, इलियम में ही मैक्सिमम डाइजेशन होता है, डू टू सकस इंट्रेकस, क्योंकि इसमें जो है सकस इंट्रेकस पाया जाता है। इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस्ड बाय गोबलेट सेल, क्योंकि गोबलेट सेल है, यह जो है जो इलियम वाला रीजन है मेनली, उसमें जो है गोबलेट सेल है, वह इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। साथ ही पेनिथ सेल भी पाए जाते हैं, और क्रिप्स ऑफ लिवर कून के नाम से, लिवर कून्स के नाम से यहाँ पर जो है गोबलेट सेल तो पाया जाता है, इससे भी इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। और एक और नाम है पेनिथ सेल। ठीक है, और बोला जाता है क्रिप्स ऑफ लाइबर कुहन,
ठीक है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर पाए जाते हैं गोबलेट सेल, पेनिथ सेल और क्रिप्स ऑफ लाइबरकुहन। ठीक है, ये एच फिर एन भी होगा। ठीक है, तो ये तो इनसे जो है, इन सब से जो है इंटेस्टाइनल जूस होता है। इन जेजुनम नो डाइजेशन बिकॉज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। जेजुनम वाले पार्ट में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम, देखो जेजुनम में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, इसलिए जेजुनम में कोई भी पाचन नहीं होता है। लेकिन इलियम में इस गोबलेट सेल, पेनिथ सेल और क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन के द्वारा जो है बहुत सारे सकस इंटेस्टिकस मतलब कि इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो पाचन करते हैं। देखो, और पेनक्रियाटिक जूस से भी आया है। पेनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले। तो देखिए, स्टार्च है, जो स्टार्च जिसका पाचन नहीं हो पाया था वह पेनक्रियाटिक अमाइलेज के प्रभाव से माल्टोज में चेंज हो जाता है और 3 to 9 पॉलीमर ग्लूकोज में मतलब अल्फा डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अल्फा डेक्सट्रिन में। और जो सुक्रोज है जिसका पाचन नहीं कर पाए थे हम लोग, ठीक है, उसका पाचन यहाँ होता है। इंटेस्टाइनल जूस से सुक्रेज एंजाइम निकलता है, वह सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। अब देखो, लैक्टोज है, इसका भी पाचन नहीं कर पाए थे, तो यह लैक्टोज है, जिस लैक्टेज एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस से सीक्रेट होता है, जो ग्लूकोज और लैक्टोज में टूट जाता है। ठीक है जी। और माल्टोज है, माल्टोज को जो है माल्टेज एंजाइम काम करता है, जो इंटेस्टाइनल जूस से सीक्रेट होता है और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे जो अल्फा डेक्सट्रिन है इसका पाचन कैसे करेंगे। तो ये अल्फा डेक्सट्रिन पर जो है एक आइसोमाल्टेज एंजाइम काम करता है। यहाँ पर और थोड़ा जोड़ देते हैं, यहाँ पर काम करता है आइसोमाल्टेज एंजाइम। माल्टेज, यह आइसोमाल्टेज एंजाइम जो है अल्फा डेक्सट्रिन को माल्टेज में तोड़ देता है, माल्टेज और प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, ग्लूकोज में तोड़ देता है इस डेक्सट्रिन को। तो ये माल्टेज में नहीं, माल्टोज है। ठीक है, माल्टेज एंजाइम का नाम है और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट का नाम है। तो इस माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम काम कर देगा। ठीक है, माल्टेज एंजाइम काम कर देगा, तो यह किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर काम करेगा ना, तो आप लोग मत सोचना कि अल्फा डेक्सट्रिन पर कौन काम करेगा। ठीक है, ये माल्टोज बना है, इस पर कौन काम करेगा, माल्टेज एंजाइम काम करेगा ना, यहाँ पर तो है, तो उसको फिर से ग्लूकोज में तोड़ देंगे। और सारे जो कॉम्प्लेक्स फूड थे कार्बोहाइड्रेट के और सिंपल, वो जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका फिर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है लिपिड डाइजेशन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान सकते हैं। तो इनका भी एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इनका जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, नेक्स्ट वीडियो में जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसको जानेंगे, लिपिड डाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये रहा। चलो इसी को जो है समराइज कर लेते हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको। देखिए, यदि आप वास्तव में इतना दूर तक देख रहे हैं वीडियो को, तो वास्तव में आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। आप इसी तरह मेहनत करिए, आपको फ्यूचर में जरूर सफलता मिलेगा। क्योंकि देखो, इतना लंबा वीडियो है, इतना दूर तक शायद ही बहुत कम लोग देखते हैं, है ना। तो यदि आप देख रहे हैं तो अपने आप को पहचानो, समझो, अच्छे से मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगा। क्या आप जो है इतना दूर तक वीडियो देख रहे हैं? यदि जो भी देख रहे हैं आप कमेंट करिए कि जी सर मैं देखी हूं करके, या फिर अच्छे से समझ में आ रहा है करके। ठीक है, और जो है आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने से अच्छा कंटेंट जो है और बच्चों तक जो है यूट्यूब जो है सजेस्ट करता है, वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए आप लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से जुड़े रहिए। देखिए, फूड ले लिए सुक्रोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो सुक्रोज और लैक्टोज का तो पाचन नहीं होता है, तो स्टार्च का होता है। तो अब ये फूड जो है कहाँ आ गए, बकल कैविटी में। अब बकल कैविटी में आने के बाद यहाँ पीएच मान होता है 6.8। अब यहाँ पर काम करता है स्लेवरी ग्लैंड से निकलने वाले अल्फा एमाइलेज टाइलिन। देखो, ये स्लाइवा निकलता है, स्लेवरी ग्लैंड से लार निकलता है, इसी में होता है अल्फा एमाइलेज और टाइलिन, उसी को बोलते हैं अल्फा एमाइलेज या टाइलिन। अब यह काम करता है 6.8 में, जिससे जो यह स्टार्च है यह बदल जाता है माल्टोज,
ट्रायोमाल्टोज, अल्फा डेक्स्ट्रिन में, और कुछ जो है स्टार्च के रूप में ही बचा रहता है, जिसको रिमेनिंग स्टार्च लिखा गया है। ठीक है, और सुक्रोज और लैक्टोज का पाचन नहीं हो पाता है। ये सुक्रोज और लैक्टोज यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का पाचन हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस क्या होगा? सुक्रोज भी होगा, सुक्रोज प्लस क्या होगा? लैक्टोज, लैक्टोज भी होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका पाचन नहीं हुआ है। अब ये स्टार्च बस कन्वर्ट हो गया है माल्टोज और ट्रायोमाल्टोज, अल्फा डेक्स्ट्रिन, रिमेनिंग स्टार्च के रूप में। अब यह लार के साथ मिल गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अब ओएसोफेगस में आ जाता है। ओएसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में आ जाते हैं। स्टमक में 1.6 से लेकर 3 pH मान होता है। यहाँ पर जो लार से निकलने वाला अल्फा एमिलेज टाइलिन एंजाइम काम नहीं करता है, इसके कारण यहाँ किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। बस यहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल सेल के हेल्प से। देखो, अब यहाँ पर बोलस है, बोलस फूड है, तो वो HCl के साथ मिल जाता है, उसको हम लोग काइम बोलते हैं। अब यह फूड जो है आगे कहाँ चला जाता है? स्टमक से डाउडेनम वाले पार्ट में चला जाता है। अब डाउडेनम पार्ट में क्या होता है? पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, जिसको अल्फा एमाइलेज भी होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड से होता है। अल्फा एमाइलेज सैलिवरी ग्लैंड से होता है, वो भी तो आ रहा है ना, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है। अब देखो, इधर लीवर से गाल ब्लेडर में बाइल जूस आ गया, गाल ब्लेडर में स्टोरेज हो जाता है, और बाइल जूस जो है फाइनली यहाँ डाउडेनम में आ जाता है। मतलब इन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। मैं आप लोगों को कुछ और बेहतर बताना चाहता हूं, तो आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए। इधर देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाउडेनम, जेजुनम, इलियम का पार्ट है, जिसको DJI से याद किए थे। डी मतलब डाउडेनम, जे मतलब जेजुनम, आई मतलब इलियम। तो देखो, यहाँ पर पेनिथ सेल है, गोबलेट सेल है, गोबलेट सेल 2 बार लिख लिया हूँ। सॉरी, हो जाता है जी गलती, क्या करोगे, 2 बार लिख लिया हूँ, है ना। मैं भी तो इंसान ही हूँ, होता ही है गलती। तो क्रिप्ट सेल ऑफ लेबर कोन्स भी पाया जाता है। तो इनसे जो है इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जिसको सकस इंट्रेकस के नाम से, इंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं। अब इसी इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंट्रेकस में लैक्टेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो पेनक्रिया से सीक्रेट हुआ है। ठीक है, और लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज एंजाइम और आइसोमाल्टेज एंजाइम होता है, जो इधर से आ रहा है, जो स्टार्च है उसको तो तोड़ चुके हैं इन पार्ट्स में। अब इनको जो लैक्टेज है, अब देखो, जिसका पाचन नहीं हो पाया था उसको लैक्टेज एंजाइम काम करता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो है कन्वर्ट कर देता है, और माल्टोज को जो माल्टेज एंजाइम जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जो रिमेनिंग स्टार्च, जो बचा हुआ स्टार्च है, उसको पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है अल्फा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में चेंज कर देता है। अब अल्फा डेक्स्ट्रिन पर जो है, देखो, अल्फा डेक्स्ट्रिन पर आइसोमाल्टेज एंजाइम काम करता है और उसको माल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब इस माल्टोज जो यहाँ पर बचे हुए हैं, फिर इस माल्टोज जो है, माल्टोज पर कौन काम करेगा? माल्टेज एंजाइम काम करेगा, और उनको जो है ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देंगे। और फाइनली जो है यह कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल से मोनोमोलिक्यूल्स, मतलब एक एक मोलिक्यूल्स इस प्रकार से मोनोमोलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, जिनका जो है एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इतना दूर तक पेशेंस रह के देखें, आप वास्तव में थैंक यू आपको, और बेस्ट ऑफ लक आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि लिपिड का डाइजेशन के बारे में। उसके बाद, सॉरी, लिपिड नहीं, प्रोटीन डाइजेशन को पहले जान लेंगे। प्रोटीन डाइजेशन को जान लेंगे, उसके बाद लिपिड डाइजेशन को जानेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जानेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन जानेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड जानेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।